हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आउटलुक ऑनलाइन क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है रेनफॉल एंड इट्स टाइप्स। यहां पर हम रेनफॉल और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रेसिपिटेशन के बारे में जानेंगे और प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल के अंतर के बारे में जानेंगे। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर ऑन द सरफेस इन एनी फॉर्म ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर क्या होता है, किसी भी फॉर्म में मीन्स सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में जो हमारा एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है वो अर्थ सरफेस पर इसकी ग्रेविटी की वजह से गिरता है, तो इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन अकर्स व्हेन पोर्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकम सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। और ये प्रेसिपिटेशन कब होता है? जब एटमॉस्फेयर का हमारे कुछ पोर्शन वो वाटर वेपर से सैचुरेट हो जाता है और वाटर फिर कंडेंसेशन होता है और ये कंडेंस वाटर प्रेसिपिटेट होता है जब क्लाउड्स उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रेसिपिटेशन के कितने प्रकार होते हैं। तो 5 प्रकार का हमारा प्रेसिपिटेशन होता है। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, जिसके बारे में आगे देखते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, सबसे पहला हमारा रेनफॉल के बारे में जानेंगे। तो जब वाटर या लिक्विड फॉर्म में जो है वाटर हमारे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर लिक्विड फॉर्म में या वाटर फॉर्म में अर्थ की ग्रेविटी की वजह से अर्थ सरफेस पर गिरता है, तो इस तरीके की जो प्रेसिपिटेशन होता है उसको रेनफॉल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्नो, प्रेसिपिटेशन ऑफ वाइट ओपैक क्रिस्टल्स। तो ये क्या होता है? वाइट ओपैक क्रिस्टल्स जब हमारे एटमॉस्फेयर से गिरते हैं, और ये तब कब फॉर्म होते हैं? जब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। जब 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर हमारे जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होते हैं, तो वाइट ओपैक क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं और वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे आते हैं। इस तरह की प्रेसिपिटेशन को स्नोफॉल कहा जाता है। हेल में क्या होता है? इसमें आइस पैलेट्स, यानी कि इसमें और भी ज़्यादा और भी कम टेम्परेचर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम टेम्परेचर पर यहाँ पर वाटर वेपर कंडेंस होता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। और ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है, क्योंकि इससे फसलों वगैरह को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये किससे? थंडर स्टॉर्म्स और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से इस तरह की प्रेसिपिटेशन होती है आइस पैलेट्स के फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारा स्लीट। ये इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो। ये स्नो और रेन का मिक्सचर होता है और इट इज़ फ्रोजन रेन, या इसको फ्रोजन रेन कह सकते हैं। रेनफॉल जब होती है तो उसके नीचे जब ठंडी एयर होती है तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इस ठंडी एयर से गुजरते हैं तो फ्रीज हो जाते हैं और वो नीचे गिरते हैं। तो इस तरह की जो रेनफॉल होती है उसको स्लीट कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा ड्रिजल, वेरी स्मॉल एंड यूनिफॉर्म साइज्ड रेन ड्रॉप्स। जब बहुत ही छोटी छोटी बूंदें और यूनिफॉर्म साइज की, यानी एक समान आकार की बूंदें गिरती हैं धरती पर, तो इस तरह की रेन प्रेसिपिटेशन को ड्रिजल कहा जाता है। और इसमें जो ड्रॉपलेट्स की जो साइज होता है वो 0.5 mm से कम होता है। तो आपने फुहार देखी होगी। नेक्स्ट है हमारा रेनफॉल के बारे में जानेंगे। तो रेनफॉल क्या है? मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ये प्रेसिपिटेशन या वर्षण का सबसे सामान्य रूप है और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? लो लैटिट्यूड्स में, जैसे मानसून और इक्वेटोरियल रेंज जो होती हैं इसकी गुड एग्जाम्पल हैं। तो मानसूनल और इक्वेटोरियल रेनफॉल ये हमारे रेनफॉल का बेस्ट एग्जाम्पल है। कंडीशंस फॉर रेन फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं? वार्म, मॉइस्ट एंड अनस्टेबल एयर। तो यहाँ पर गर्म, आर्द्र और अस्थिर हवा होती है, प्लस सफिशियंट नंबर ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, और पर्याप्त मात्रा में हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई होते हैं जिनके आसपास ये वाटर वेपर कंडेंस होता है या वार्म मॉइस्ट एयर
कंडेंस होती है। तो क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज क्या होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स, पॉलेंस, आइस और सी सॉल्ट वाटर वेपर में रहते हैं या हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, तो उन्हीं के अराउंड ये हमारा वाटर वेपर कंडेंस होता है। इन्हीं को ही हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं और ये कंडेंसेशन के लिए एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के एक नेसेसरी कंडीशन है। द वार्म एंड मॉइस्ट एयर आफ्टर बीइंग लिफ्टेड अपवर्ड बिकम सैचुरेटेड। जब वार्म और मॉइस्ट एयर ऊपर की तरफ उठती है और तब ये सैचुरेट हो जाती है, क्लाउड्स उससे बनते हैं और प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन बिगिंस। और ये कंडेंसेशन का प्रोसेस कब शुरू होता है, संघनन का प्रोसेस कब शुरू होता है, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ असेंडिंग एयर एक्सीड्स 100%। जब जो हमारी एयर मास जो ऊपर राइज कर रहा है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से ज़्यादा हो जाती है, तब ये हमारे वाटर वेपर कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, मान लीजिए 100 ग्राम एयर है, उसमें 110 ग्राम मॉइस्चर है, तो क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 110% होगी, क्योंकि एयर जो वाटर वेपर है वो 10% ज़्यादा है किससे, एयर से। तो ये प्रोपोर्शन होता है टू द वेट ऑफ एयर, टू द वेट ऑफ वाटर वेपर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा हो जाती है 100% से, तो हमारा वाटर वेपर कंडेंस होना शुरू हो जाता है। रेनफॉल डज नॉट अकर्स अनलेस दीज क्लाउड ड्रॉपलेट्स बिकम सो लार्ज ड्यू टू कोलिशन दैट द एयर बिकम्स अनएबल टू होल्ड देम। तो क्या होता है, रेनफॉल तब तक नहीं होती है क्लाउड्स से जब तक क्लाउड ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ कर इतने बड़े नहीं हो जाते हैं कि एयर उनको होल्ड कर सके। तो क्या होता है, एयर उनको होल्ड नहीं कर पाती है, क्लाउड ड्रॉपलेट्स इतने बड़े हो जाते हैं, तो वो प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल के फॉर्म में हमारे अर्थ सरफेस पर गिरते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेनफॉल। टाइप्स ऑफ रेनफॉल क्या है, 3 तरीके के रेनफॉल जनरली माने जाते हैं। सबसे पहले कन्वेक्शनल और कन्वेक्टिव रेनफॉल, जो थर्मल कन्वेक्टिव करंट्स की वजह से होता है, और ये इंसुलेशन हीटिंग ऑफ द ग्राउंड सरफेस, और जो हमारी सन की रेडिएशन अर्थ सरफेस पर आती है उसकी वजह से अर्थ हीट होती है, उसकी वजह से ये कन्वेक्टिव करंट्स जनरेट होते हैं। और कन्वेक्टिव करंट्स मॉइस्चर को अपने साथ ऊपर ले जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और वहाँ पर कूलिंग होती है, कंडेंसेशन होता है और उससे रेनफॉल होती है। नेक्स्ट है हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब किसी हाई लैंड के से कोई वार्म मॉइस्ट एयर टकराती है तो वो फोर्स होती है ऊपर उठने के लिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और फिर वही प्रोसेस होती है पूरी, एयर कूल होती है, कंडेंस होती है और ड्रॉपलेट्स फॉर्म करती है, और फिर ये ड्रॉपलेट्स इतने बड़े साइज के होते जाते हैं कि इनको क्लाउड्स होल्ड नहीं कर पाते हैं और नीचे गिरा देते हैं। तो इस तरीके से होने वाली रेनफॉल को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। अब साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल, ये थर्ड टाइप ऑफ रेनफॉल है। इसमें क्या होता है, जब अपवर्ड मूवमेंट एयर होती है, 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के विंड्स के कन्वर्जेंस होता है। जब 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक यानी वार्म मॉइस्ट विंड का कोल्ड और ड्राई विंड के साथ कन्वर्जेंस होता है, तब इस तरह की रेनफॉल होती है। क्या होता है इसमें कि कोल्ड एयर फोर्स करती है वार्म एयर को अपने ऊपर से राइज करने के लिए, और फिर वही प्रोसेस कि यहाँ पर कंडेंसेशन होता है और वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे पोर होते हैं रेनफॉल के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो जो कोल्ड एयर है वो वार्म एयर के लिए फ्रंट का काम करती है, और इससे वार्म एयर फोर्स होती है ऊपर राइज करने के लिए और प्रेसिपिटेशन के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले कन्वेक्शनल रेनफॉल्स कहाँ पर होती हैं, मेनली इक्वेटोरियल रीजन में होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट, इन सोलर रेडिएशन की सबसे ज़्यादा हीट इक्वेटोरियल और ट्रॉपिक्स के बीच ही पाई जाती है,
और सबसे ज़्यादा इक्वेटोरियल रीजन में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सन का मूवमेंट 2 बार होता है। इस वजह से ये सबसे ज़्यादा हीट प्राप्त करते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर जो हमारे इसके कांटेक्ट में, अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में एयर होती है, वो हीट होती है, और हीट होने के बाद वो राइज होती है, और राइज होने के बाद वो कूल होती है, कूल होने के बाद कंडेंस होती है, कंडेंस होने के बाद वो क्लाउड्स फॉर्म करती है, ड्रॉपलेट्स बड़े हो जाते हैं और वो प्रेसिपिटेशन करते हैं। तो इस तरीके से कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। नेक्स्ट है, इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं। तो पहला, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर थ्रू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के थ्रू मॉइस्चर का प्रेजेंस होना चाहिए। क्या होता है, जब हमारा जो है अर्थ सरफेस हीट होती है तो आसपास की जो वाटर बॉडीज हैं वो भी हीट होती हैं, और इस हीट की वजह से वहाँ पर इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन से मॉइस्चर प्रोड्यूस होता है, वाटर वेपर बनता है, और ये वाटर वेपर ही हमारे एटमॉस्फेयर में कन्वेक्टिव करंट के साथ राइज होता है। और इतना मॉइस्चर होना चाहिए कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से ज़्यादा हो जाए। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से ज़्यादा होती है तो वो ड्रॉपलेट्स कंडेंस होना शुरू होती है और ड्रॉपलेट्स होती है। तो क्या है कि जब एयर सेचुरेट हो जाती है और उसके बाद उसको और मॉइस्चर दिया जाता है तो वो होल्ड नहीं कर पाते ये क्लाउड्स, और उसको गिरा देते हैं नीचे। तो इस तरीके से कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। इंटेंस हीटिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस थ्रू इनकमिंग शॉर्ट वेव, सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन, हीटिंग। और ये किस वजह से होता है, जो हमारी इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है, यानी सौर विकिरण होता है, उससे ग्राउंड सरफेस हीट होता है और उसकी वजह से कन्वेक्टिव करंट जनरेट होते हैं और एयर राइज होती है, और वही सब प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं। अब कन्वेक्शनल रेनफॉल, ग्राउंड सरफेस इज इंटेंसली हीटेड ड्यू टू द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट रिसीव। तो ग्राउंड सरफेस बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हीट प्राप्त होता है। वो क्यों होता है, ये मैंने बताया कि जो सन का रिलेटिव मूवमेंट है वो इसको इक्वेटर से ये 2 बार गुजरता है सन। तो सन रेज यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटेंस हीटिंग होती है। एयर इन कांटेक्ट विद द वार्म सरफेस आल्सो गेट्स हीटेड, एक्सपैंड्स एंड अल्टीमेटली राइजेज अपवर्ड। और जो एयर इसके कांटेक्ट में होती है वो वार्म सरफेस के कांटेक्ट में होती है, वो हीट होती है, एक्सपैंड होती है और फिर राइज होती है। Ascending warm and moist air cools become saturated, cause condensation and cloud formation and rainfall starts। तो जो ये ascending warm air होती है वो फिर ऊपर जाकर कूल होती है, कंडेंस होती है, क्लाउड्स फॉर्म करती है, और ये क्लाउड्स से फिर डाउनपोर होता है रेनफॉल का। इंडिया रिसीव्स कन्वेक्शनल रेनफॉल ड्यूरिंग द समर सीजन। इंडिया में कन्वेक्शनल रेनफॉल समर सीजन में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इस समय समर सीजन में यहाँ पर सरफेस बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, और फिर वही सब प्रोसेस होती है। हीट के कांटेक्ट में एयर जो एयर होती है वो भी वार्म होती है, राइज करती है, और उसके साथ मॉइस्चर भी राइज करता है, वो कूल होती है, सैचुरेट होती है और क्लाउड्स फॉर्म करती है, फिर डाउनपोर करती है। तो इंडिया में समर सीजन में कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, और इसको लोकल नेम्स से भी जाना जाता है। इंडिया के डिफरेंट रीजन में किस किस नाम से जाना जाता है, मैंगो शावर, काल बैसाखी, बारदोली शीरा। मैंगो शावर, काल बैसाखी, बारदोली शीरा, ये इंडिया में समर सीजन में कन्वेक्शनल रेनफॉल यानी संवहनी वर्षा के एग्जाम्पल हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल, रेन विच इज कॉज्ड बाय द फिजियोग्राफिक बैरियर फॉर फॉलिंग इन द पाथ ऑफ मॉइस्चर लेडन एयर इज नोन एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो इसमें मैंने बताया कि जो मॉइस्चर लेडन विंड है वो फोर्स होती है किससे, हाईलैंड, जब कोई इसका बैरियर क्रिएट करता है, यानी ब्लोइंग विंड है, मॉइस्चर लेडन है, और जब कोई रिलीफ फीचर मीन्स माउंटेन्स वगैरह इसके सामने आते हैं तो ये फोर्स होती है ऊपर राइज करने के लिए, और ये कूल होती है, सैचुरेट होती है, कंडेंस होती है, क्लाउड्स फॉर्म करती है, और क्लाउड्स फॉर्म करती है तो फिर जब ड्रॉपलेट्स को होल्ड नहीं कर पाते क्लाउड्स तो वो उसको नीचे पोर कर देते हैं, और इस तरह की रेनफॉल को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं।
कन्वेक्शनल और ओरोग्राफिक रेनफॉल में यही अंतर है कि यहाँ पर एयर को राइज करने के लिए एक बैरियर होता है अपलैंड, तो ये ध्यान रखने की बात है। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखने की बात है कि लीवार्ड साइड, यानी कि जिस तरफ से ये विंड, मॉइस्चर लेडन विंड्स या इसके सामने आती हैं, उसको लीवार्ड, उसको विंडवार्ड साइड कहते हैं, क्योंकि यहीं पर विंड राइज होती है। और इसके बाद का जो रीजन होता है, यानी इसका जो पिछला रीजन होता है, वहाँ पर विंड नीचे आती हैं, क्योंकि जब ये क्लाउड्स, जब ये डाउनपोर हो जाता है, रेनफॉल हो जाता है, तो विंड्स फिर से गर्म हीट होना शुरू होती हैं और वो फिर नीचे लीवार्ड साइड पर नीचे गिरना शुरू होती हैं, नीचे कन्वर्जेंस शुरू होता है एयर का, और फिर यहाँ पर रेनफॉल इस वजह से नहीं होती है, और इसको रेन शैडो एरिया भी कहा जाता है। विंडवार्ड साइड पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मॉइस्चर इन द एयर इज फोर्स्ड टू राइज विच गेट्स कूल्ड एडियाबेटिकली लीडिंग टू कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेन। तो एडियाबेटिकली मीन्स क्या होता है कि बिना किसी बाहरी सिस्टम के कांटेक्ट में आए एयर जो है वो कूल होती है, तो यानी कि हीट का इससे किसी अन्य जगह पर ट्रांसफ़र नहीं होता है। जब ऊपर जाती है तो अपने आप ठंडी होती है और वो संकुचित होती है, यानी पहले हीट होती है मॉइस्चर लेडन विंड, फिर ऊपर जाती है तो ये संकुचित हो जाती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होती है, कंडेंस होती है और क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, इससे रेनफॉल होती है। दिस अकर्स ऑन द विंडवार्ड साइड ऑफ द हिल और बाई एनी अदर फिजियोग्राफिक बैरियर लाइक प्लेटू और माउंटेन। तो ये विंडवार्ड साइड पे ही इस तरह की रेनफॉल होती है, क्योंकि ये बैरियर की तरह काम करते हैं और यही फोर्स करते हैं ऊपर राइज करने को, और डाउन पोरिंग यहीं पर हो जाती है, लीवार्ड साइड पर बारिश कम होती है। तो विंडवार्ड साइड क्या होती है, जो विंड को फेस करती है उसको विंडवार्ड साइड कहा जाता है, और उसके अपोजिट साइड जो पार्ट होता है उसको लीवार्ड साइड कहा जाता है। और लीवार्ड साइड पर बारिश बहुत ही कम होती है, इसको रेन शैडो एरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए देयर शुड बी माउंटेन बैरियर, तो माउंटेन बैरियर होना चाहिए विंड के डायरेक्शन के अक्रॉस। और दूसरा मॉइस्ट एयर होनी चाहिए जो इस माउंटेन के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऊपर की तरफ बहना शुरू करे। तो सबसे पहले मॉइस्चर लेडन विंड होनी चाहिए, और फिर एक बैरियर होना चाहिए जो फोर्स करे इसको ऊपर उठने के लिए। तो ये नेसेसरी कंडीशन है। देयर शुड बी इनफ मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर, और इतना पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए एयर में कि हॉट ह्यूमिड एयर को वो कर सके। हाँ, देयर शुड बी इनफ मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर एंड द प्रेजेंस ऑफ एन ऑन शोर विंड्स दैट इज हॉट एंड ह्यूमिड। तो किस तरह की कंडीशन इसके लिए चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि इनफ मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए और एक ऑन शोर विंड होनी चाहिए। मीन्स मान लीजिए कोई बड़ी वाटर बॉडी है, सी या ओशियन है, यहाँ से एयर हीट होती है इसके कांटेक्ट में आने वाली, और इवेपोरेशन की वजह से मॉइस्चर कंटेंट होता है इसमें, तो ये फिर बढ़ती है लैंड की तरफ, तो ये ऑन शोर विंड कहलाती है। जब किसी वाटर बॉडी से लैंड की तरफ विंड बढ़ती है तो उसे ऑन शोर विंड्स कहा जाता है, और ये ऑन शोर विंड्स हॉट और ह्यूमिड होनी चाहिए, और ताकि ये इनफ मॉइस्चर कंटेंट एयर को प्रोवाइड करा सके ताकि वो एक्सटेंड होने पर रेनफॉल कर सके। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल। मोर रेनफॉल ऑन द विंडवार्ड साइड, तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल किधर होती है, विंडवार्ड साइड पे होती है, और सबसे कम रेनफॉल लीवार्ड साइड पे होती है। मैक्सिमम रेनफॉल नियर द माउंटेन स्लोप्स डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द फूट हिल्स, तो मैक्सिमम रेनफॉल क्या कहाँ पर होती है, ये माउंटेन है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगी, और जैसे जैसे हम स्लोप पे ऊपर बढ़ते जाएंगे वहाँ पर रेनफॉल कम होती जाएगी। दूसरा फीचर इसका ये है। तीसरा, विंडवार्ड स्लोप्स ऑफ द माउंटेन आर एट द टाइम ऑफ रेनफॉल आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्यूमुलस क्लाउड, तो ये जो विंडवार्ड साइड है माउंटेन का, वहाँ पर क्यूमुलस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, और लीवार्ड साइड स्लोप जो होते हैं वहाँ पर स्ट्रेटस क्लाउड फॉर्म होते हैं, वहाँ पर स्ट्रेटस क्लाउड फॉर्म होते हैं। तो ये फीचर्स हो गए ओरोग्राफिक रेनफॉल के। अब अमाउंट ऑफ
रेनफॉल डिपेंड्स ऑन। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल से जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द ऑनशोर विंड, कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है ऑनशोर विंड्स में, या वो विंड्स जो शोर की तरफ, सीज से लैंड की तरफ बह रही हैं। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ द माउंटेन बैरियर फ्रॉम द कोस्ट, और माउंटेन बैरियर का कोस्ट से कितना डिफरेंस है, इस पर भी डिपेंड करता है कि कितनी बारिश होगी। अल्टीट्यूड एंड स्लोप ऑफ द माउंटेन, तो अल्टीट्यूड और स्लोप क्या है माउंटेन का, इस पर भी डिपेंड करता है। अल्टीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा तेज़ बारिश होगी, और स्लोप, जितना स्लोप ग्रेडियंट कम होगा उतनी कम बारिश होगी, और जितना स्लोप ग्रेडियंट ज़्यादा होगा उतनी अधिक बारिश होगी। ओरोग्राफिक रेनफॉल इज़ द मोस्ट कॉमन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया। ओरोग्राफिक रेनफॉल ही सबसे कॉमन रेनफॉल टाइप है इंडिया और वर्ल्ड में। रेनफॉल इन इंडिया थ्रू साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून इन इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल जो इंडिया में होती है साउथ वेस्ट मानसून से और नॉर्थ ईस्ट मानसून में, वो ओरोग्राफिक टाइप की ही होती है। नेक्स्ट है साइक्लोनिक और फ्रंटल रेनफॉल। दिस अकर्स ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ एक्सटेंसिव एयर मासेज। तो ये कब होता है? जब एक्सटेंसिव एयर मासेज कन्वर्ज करती हैं। एयर मासेज क्या होती हैं? एयर मासेज वो एयर का मास होता है जिसकी बहुत ही लंबे एरिया में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स समान होते हैं, यानी कि टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सब इसका बहुत एक्सटेंसिव एरिया में यूनिफॉर्म होगा। तो इस तरीके की जो एयर होती है उसको एयर मास कहा जाता है। तो जब दो कंट्रास्टिंग एयर मास कन्वर्ज होती है एक दूसरे से, तो हमारी साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल होती है। व्हेन टू कंट्रास्टिंग एयर मासेज लाइक कोल्ड पोलर एयर मास एंड वार्म वेस्टर्ली एयर मास कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस कन्वर्ज अलोंग अ लाइन, अ फ्रंट इज फॉर्म्ड। तो जब ये दो कंट्रास्टिंग एयर मासेज, कोल्ड पोलर एयर मास जो पोलर रीजन से आती है, और वार्म वेस्टर्ली जो सब ट्रॉपिकल रीजन से आती है, जब ये दोनों एक दूसरे से कन्वर्ज होती हैं तो एक फ्रंट फॉर्म होती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक फ्रंट फॉर्म होती है। और यहाँ पर क्या होता है? कोल्ड एयर फोर्स करती है वार्म एयर को राइज करने के लिए, ऊपर उठने के लिए, और फिर वार्म एयर ऊपर उठती है, ठंडी होती है, सेचुरेट होती है, कंडेंस होती है, और इससे फिर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। क्लाउड्स जब इन वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं तो ये उसको डाउनपोर करते हैं रेनफॉल के फॉर्म में। तो इस तरीके से हमारी साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल होती है। मोस्टली क्या है? टू कंट्रास्टिंग एयर मासेस कन्वर्ज, दे फॉर्म अ फ्रंट एंड force the cold air, force the warm air to rise and get condensed, form clouds, and a heavy downpour occurs due to the clouds cannot hold the water droplets। तो इस वजह से क्या होता है? हमारा साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल होता है। वार्म विंड इज लिफ्टेड अपवर्ड अलोंग दिस फ्रंट वेयर द कोल्ड एयर बीइंग हैवियर सेटल्स डाउन। तो मैंने क्या बताया आपको कि वार्म कोल्ड एयर सेटल होती है नीचे, और वार्म एयर फोर्स होती है वो ऊपर उठने के लिए। तो इस तरीके से फ्रंटल रेनफॉल या साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, और ये टेम्परेट रीजन में सबसे ज़्यादा होती है। सच साइक्लोनिक फ्रंट्स आर क्रिएटेड इन टेम्परेट रीजन्स। तो मैंने बताया आपको कि ये टेम्परेट रीजन्स में सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ कोल्ड पोलर विंड्स और वार्म वेस्टर्लीज एक दूसरे से कन्वर्ज करते हैं। वार्म एयर लाइंग ओवर कोल्ड एयर इज कूल्ड एंड गेट्स सैचुरेटेड एंड कंडेंसेशन बिगिंस अराउंड हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो क्या होता है? जो हॉट एयर होती है वो कूल्ड एयर के ऊपर होती है, और ये ठंडी होती है, सैचुरेट होती है, कंडेंस होती है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के आसपास। और लिफ्टिंग ऑफ वार्म एयर अलोंग द साइक्लोनिक फ्रंट इज नॉट वर्टिकल लाइक कन्वेक्टिव करंट्स। तो इसमें क्या होता है? जो लिफ्टिंग ऑफ वार्म एयर है, जैसे कन्वेक्टिव करंट्स होती हैं हमारी, उसमें डायरेक्टली जो है अर्थ सरफेस से एयर गर्म होकर एक्सपेंड होकर ऊपर उठती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है? वो सर्कुलर फॉर्म में, रादर देन इट इज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, सॉरी सर्कुलर नहीं, इंक्लाइंड प्लेन पर वो उठती हैं। आपने देखा कि कन्वेक्टिव जो सेल्स होती हैं उसमें एयर वर्टिकली राइज करती है, और यहाँ पर फ्रंटल जो रीजन होता है उसमें एयर इंक्लाइंड
एक प्लेन फॉर्म होता है फ्रंट्स की वजह से, और उस पर एयर राइज करती है। द फ्रंट इज अ जोन ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ लो प्रेशर। फ्रंट क्या होता है, एक लो प्रेशर एरिया होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर एरिया होने की वजह से वो आसपास के विंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कूलिंग, कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनफॉल, द एंटायर प्रोसेस इज नोन एज फ्रंटोजेनेसिस। तो फ्रंट क्या होता है, एक जोन ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ लो प्रेशर, एक जोन होता है जहाँ पर लो प्रेशर बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, कूलिंग कंडेंसेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, रेनफॉल होता है, और इस प्रोसेस को फ्रंटोजेनेसिस कहा जाता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। Frontal rainfall is most common in the mid-latitudes, and it is a zone of convergence of warm westerlies and cold polar easterlies. फ्रंटल रेनफॉल सबसे ज़्यादा कहाँ पर कॉमन है, ये मिड लैटिट्यूड्स में है, क्योंकि ये वो जोन है जहाँ पर वार्म वेस्टर्लीज और कोल्ड पोलर ईस्टर्लीज का कन्वर्जेंस होता है। फ्रंटोजेनेसिस इज आल्सो द बेसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स, और फ्रंटोजेनेसिस ही रीजन है, टेम्परेट रीजन में जो साइक्लोन्स होते हैं वो फ्रंटोजेनेसिस के कारण ही उत्पन्न होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन्स आल्सो प्रोड्यूस फ्रंटल रेनफॉल, तो टेम्परेट साइक्लोन्स में फ्रंटल रेनफॉल भी होती है इंडिया में ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच इज आल्सो नोन एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। तो टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से फ्रंटल रेनफॉल इंडिया में होती है कब, विंटर सीजन में। कहाँ पर, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया गया, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।